नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है, वोटिंग का काम पूरा हो गया और बहुत हाई परसेंटेज वोटिंग जो है वो रहा है, बहुत ज्यादा प्रतिशत रहा है मतदान का। बड़े लोग हैरान हैं। बिहार के इतिहास में जो उनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा रहा है, करीब करीब 65% के ऊपर मतदान रहा है। फाइनल फिगर जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मोटे तौर पे कहा जा रहा है पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो सब लोग हैरान हैं, कुछ लोग घबराए हुए भी हैं, कुछ लोग उत्साहित भी हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, ये किसको उत्साहित करेगा, किसको परेशान करेगा, ये सब बातें भी बात करेंगे और किस वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोग इसे एसआईआर वजह बता रहे हैं, कुछ लोग इससे बदलाव का इशारा बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के आने से जो उनका एक वोट परसेंटेज है वो भी इसमें शामिल हो गया। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे होगा, और दूसरे चरण में क्या होगा, और ओवरऑल इस इलेक्शन पर क्या असर पड़ने वाला है, इस सब पर चर्चा करेंगे मेरे मित्र अभिषेक के साथ। अभिषेक जी बहुत अच्छे से बिहार को समझते हैं, हिंदुस्तान की और बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, और आंकड़ों में तो वो मास्टर है। ठीक है, वो अपना चैनल भी चलाते हैं, उस चैनल पर आप जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अभिषेक का मैं फैन इसलिए भी हूँ कि अभिषेक बहुत बारीकी से और बहुत साफ साफ बात करते हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पहली बार हम नमस्कार। लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा ही सुनता दिखता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप बातों को रखते हैं और बड़े तर्क के साथ रखते हैं। ये मुझे समझाइए, कल जो वोटिंग हुई बिहार में फर्स्ट फेज की, और उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, इससे बहुत सारे लोगों को इस सर्दी में भी पसीना आने लगा है और बहुत सारे लोग जोश में आ गए कि अब की बार तो हमारी सरकार। क्या है इसका मायने? विजय जी, देखिए परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि बिहार में वोटर टर्नआउट के बढ़ने के कई सारे कारण एक साथ दिखाई देते हैं। अभी कुछ और कारण सामने आएंगे, जब नतीजे सामने आएंगे तब अलग तरीके से उसकी चर्चा होगी। लेकिन अभी जो आप प्राइमा फेसाई देख पा रहे हैं हम, उसमें बिहार में 3-4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। पहला, आप बिहार को लंबे समय से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लंबे समय तक आपने, जितनी हमारी उम्र नहीं है उतनी आपने पत्रकारिता की। तो आप बिहार को देख रहे हैं जिस रूप में, उससे बिहार इस बार थोड़ा अलग नजर आया है। और प्रशांत किशोर को खुद फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर ने माहौल और नैरेटिव को बदला जरूर है। अब देखिए, रेल मंत्री बिहार से इसलिए बनाए जाते थे ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार के कोने कोने को जोड़ देते थे ट्रेनों के माध्यम से, और वो मुद्दा बनता था, उनका पॉलिटिकल करियर बन जाता था। बहुतों को इस देश में पिछड़े राज्यों में रेलवे ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। रामविलास पासवान को भी बड़ा नेता रेलवे ने बनाया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को रेलवे ने ब्रांड दिया। लालू यादव के ब्रांड को और इनहांस करने का काम रेलवे ने किया। रेलवे ने किया जी, बिहार में रेलवे को जिस पॉजिटिविटी के लिए, जिस वोट के लिए, जिस वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने एक अलग माहौल बनाकर कि हमें रेल नहीं चाहिए उन राज्यों में जाने के लिए जहां हम मजदूरी करने जाए, या हम जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे कामों को करने के लिए जाए। हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर हब, आईटी हब चाहिए, हमें यहाँ पर फैक्ट्रियां चाहिए, पलायन मंजूर नहीं है। यह मुद्दा प्रशांत किशोर ने बनाया। दूसरी बात यह है कि जाति गणना के बाद ये पहला चुनाव है विधानसभा का। जाति गणना के बाद जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि एनडीए की 1/4 सीटें कम हो गई और बीजेपी की 1/3 सीटें बिहार में कम हो गई। अब लोकसभा की तुलना में, चूंकि एक लोकसभा में 6 असेंबली सीट है, तो 1/6 छोटा कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा का। एरिया जितना छोटा होता चला जाएगा, कास्ट कार्ड उतना ज्यादा मजबूती से चलना शुरू होगा। ये तो सभी जानते हैं कि जैसे जैसे कंस्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, थोड़ी कास्ट लाइन ब्लर होती है। अब सुन रहे हैं कि अब मोदी जी इसके बाद, अरे आपको, सेंसस के बाद वो 550 वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसको भी ब्रीच करने की तैयारी में है कि अब 700-750 लोकसभा सीटें हो सकता है लोकसभा भी इतनी छोटी हो जाए कि कास्ट कार्ड और आसानी से चले। लेकिन विधानसभा में कास्ट सेंसस के बाद ये पहला चुनाव है। तो कास्ट सेंसस के बाद जो एक हेल्दी कास्ट कंपटीशन होता है, उसने भी पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि एक नैरेटिव जो कम्युनल लेवल पे बनता था, या एक कह सकते हैं कि पोलराइजेशन की परिस्थितियां बनती थी, उसको खत्म किया है। मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ ध्वस्त किया है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं विजय जी, जिस तरह से वीपी सिंह के समय से देश
दो भागों में वोटिंग के तौर पर, वोटिंग पैटर्न में उत्तर भारत डिवाइड हुआ, अगड़ा बनाम पिछड़ा, खासकर यूपी बिहार। अगड़ा बनाम पिछड़ा कई सारे अलग अलग रूप में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्लास की जगह वाकई जो कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, वो उसका दर्शन अब हो रहा है। अब तक आपने देखा कि अगड़ा और ज्यादा पिछड़ा, गहरी हो गई है, पिछड़ा, आप कह रहे दलित, हैं। दलित, इस आधार पर डिवीजन होता था। बिहार की भाषा में कहें तो बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब उस नैरेटिव के भीतर अब तो तकरीबन 150-200 अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो गए। वो टूट गया, जो एक लाइन खींची हुई थी वो लाइन टूट गई। तो उसके बाद जो एक हेल्दी कास्ट कंपटीशन, जो जाति का मुद्दा आर्थिक समानता से जुड़ता हुआ अब आज के दौर में दिखता है, उसने भी अपना रोल प्ले किया है। तो एक तरफ से मुद्दा आधारित चुनाव, और इन सब के ऊपर जाकर भारी पड़ गया नीतीश कुमार का फैक्टर। देखिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है और भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी भी है। कैलाशपति मिश्रा ने उस दौर में वो रूठ कर आसाम चले गए थे कि नीतीश कुमार को क्यों लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पे, और उस वक्त उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कह दिया था, जैसे बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, कि आप अपनी ओबीसी लीडरशिप बिहार में कभी डेवलप नहीं कर पाओगे अगर इस आदमी को साथ लाओगे तो। और अंततः वही हुआ। नीतीश कुमार से इतर बीजेपी सोच नहीं पा रही, रिस्क नहीं ले पा रही है। 2015 में एक बार लिया था तो औंधे हो गिरी थी, और अब कास्ट सेंसस के बाद ले पाएगी वो संभावना भी नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया नेता के तौर पर, और जब नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया और ये 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में गए, जो MY जो नया क्रिएट हुआ है, वाई को प्रशांत किशोर ने खड़ा किया, युवा, पलायन, इन सब मुद्दों के आधार पर, और M यानी महिला वोटर को नीतीश कुमार ने खड़ा किया। तो ये नया MY जो खड़ा हुआ है, इस नए MY ने बिहार के चुनाव को काफी बदला है, और यही कारण है कि वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा हुआ। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का ये असर है कि टर्नआउट बढ़ गया है, तो ये वोट तो मोटे तौर पर प्रशांत किशोर को मिलेगा, है ना? प्रशांत किशोर के पहली बात। अंदर वो ताकत उतनी दिखी नहीं है कि प्रशांत किशोर बदलाव ला पाए। हाँ, नहीं, मैं लेकिन जो दूसरा मुद्दे सवाल उन्होंने समझना चाह उठाए रहा हूँ वो आपसे। उन मुद्दों के आधार पर MY, वोटिंग हो रही है। जी, MY को मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने MY पर लिया है, बहुत अच्छा है। बिहार का चुनाव MY पर होता है, तो जो पहला वो MY MY नहीं है, था, जो MY है? पुराना वाला आप समझ रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो बिहार में पहले MY चलता था, उसको सुपरसीड कर दिया है प्रशांत किशोर के MY ने। और वैसे निश्चित तौर पर बीजेपी वाले तो कहते हैं हमारा MY उससे भी ऊपर है, सुपरसीड करने वाला, मोदी योगी का। तो ये जो 3 MY है, इसको समझाइए मुझे। तीनों MY को क्या देखिए, बिहार में मोदी, इसका रोल है? देखिए मोदी और योगी वाले MY पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे पुराना MY है उसी की चर्चा कर लेते हैं। MY1, MY2 और MY3 जो आपने कहा। MY1 यानी मुस्लिम यादव समीकरण। वो MY तब था जब भी एक बफर जोन की स्थिति में कोई पार्टी किसी स्टेट में होती है तो MY बन नहीं पाता उस रूप में। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव को अल्पसंख्यकों के वोट उतने कभी नहीं मिले जितने अखिलेश यादव को मिले हैं, क्योंकि तब बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हुआ था, और एकमात्र विकल्प ही वही था कि सपा को वोट देना है। और आप देखेंगे परिस्थितियों को, अगर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को, क्योंकि बिहार में या यूपी में या कहीं भी समाज को समझे बिना, सोशल नैरेटिव को समझे बिना राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा हम नहीं कर सकते। सामाजिक परिस्थितियां ये है कि अगर आप देखें, जो ओबीसी मुस्लिम है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से चाहे वो अपर कास्ट मुस्लिम हो या समाज के दबे कुचले वर्ग के मुस्लिम हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में उन्हें रिजर्वेशन है, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई, बाबरी विध्वंस या उसके पहले की परिस्थितियां या बाद की परिस्थितियां या गुजरात का दंगा, जो भी हुआ, उन परिस्थितियों में वो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन नीतीश कुमार जब सामने आए तो उन्होंने एक आर्थिक पहलू को भी सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा, जिसने उस MY को ब्रेक किया। अब कैसे ब्रेक किया आपको मैं बताऊं। बिहार में अभी कास्ट सेंसस हुआ है, आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले। उस कास्ट सेंसस में बिहार का सबसे बड़ा सोशल ग्रुप सामने आया, EBC, अति पिछड़ा, जिसको कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले पहचाना था और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया था EBC को अलग से। पहला बिहार में पंचायती राज लागू होने के बाद 2001 में पंचायत चुनाव हुआ था लालू यादव के समय में। उसमें सिर्फ SC/ST को रिजर्वेशन था, या 33% महिला रिजर्वेशन था, बस। EBC या OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो जनरल और OBC के लोग तो बड़ी संख्या में मुखिया बन गए थे, जो प्रधान होते हैं गांव में, जो विलेज हेड होते हैं, या अर्बन लोकल बॉडी में जीत गए थे, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में।
2.9 या 3% के आसपास लोग जीते थे ईबीसी समुदाय के। सोचिए जिनकी 36.5% आबादी है, 36.5%, उनके 3% से भी कम लोग जीत रहे थे। नीतीश कुमार सत्ता में आए तो मुझे जेडीयू के करीबी और नीतीश कुमार के बहुत करीबी सोशल साइंटिस्ट ने मुझे बताया था कि नीतीश कुमार कहते थे कि लालू यादव को जिन्न को मैंने पकड़ लिया है कि वो जिन्न क्या है, और वो जिन्न यही था ईबीसी। जब लालू यादव गरीबों के नेता होने की बात करते थे तो यही समुदाय लालू यादव के पक्ष में खड़ा होता था। लेकिन एक सत्ता विरोधी रुझान में जब लालू यादव से सत्ता छीन के नीतीश कुमार के पास आ गई, तब नीतीश कुमार ने उन्हें आर्थिक ताकत देना शुरू किया, सामाजिक ताकत देना शुरू किया। 20% सीटें 2006 के पंचायत चुनाव के ठीक पहले ईबीसी के लिए रिजर्व कर दी, और 33% के महिला आरक्षण को जो अर्बन या रूरल लोकल बॉडी में था, पंचायत या नगर निकाय में, उसको 50% कर दिया, जिसको बाद में मनमोहन सिंह ने बढ़ा के 50% किया। तो वो जो 33% से 50% महिला हुआ और 20% सीटें ईबीसी के लिए गई। ईबीसी में भी आधा 10% महिलाओं के लिए ही हुआ और 10% जनरल रहा, यानी 20% का 50%। तो ये अब सोचिए कि जहां 300 मुखिया होते थे गांव में पूरे बिहार में ईबीसी के, वो बढ़ के 1800 होने लगे, तो असर तो पड़ेगा। अर्बन लोकल बॉडी में वार्ड से लेकर काउंसलर तक हर जगह लोग बढ़ने लगे। सरकारी नौकरियों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिला को दे दिया 35% हर कैटेगरी में, तो एक महिला वोट बैंक खड़ा हुआ। और ईबीसी की जो राजनीतिक ताकत नहीं थी, क्योंकि वो तो एक समूह है, आधा 1-1.5-2% वाली जातियों का समूह है, उसकी संयुक्त रूप से ही एक ताकत होती है। और जैसे ही उसे आप कम्युनल नैरेटिव पर देखना शुरू करेंगे तो 24% हिंदू और 12.5% मुस्लिम हो जाते हैं, तो वो दायरा अपने आप में छोटा हो जाता है। इसलिए बिहार में ईबीसी कोई पॉलिटिक्स को कोई सेकुलर लीडर ही लीड कर सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मोदी जी से यही चूक हुई थी 2015 के चुनाव में। तो एक पसमानदा वोट बैंक जिसे मुस्लिम ओबीसी कहते हैं, वो नीतीश कुमार ने गढ़ा। आज भी कुछ भी हो जाए, भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी पसमानदा वर्ग की महिलाएं, यानी 25 से 30% वोट तक, 20% तो हर हाल में जेडीयू वाली सीटों पर जेडीयू को मिल जाता है, वो भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तब भी मिल जाता है, और वही नजदीकी मुकाबले वाली सीटों में डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये एक एमवाई की बात हुई। दूसरे एमवाई की बात आप कह रहे थे, मोदी योगी वाली एमवाई। मोदी योगी वाले एमवाई की बात करें तो मोदी योगी फैक्टर कब था? 2 अक्टूबर 2023 के पहले। हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक, ये दो चेहरे थे। अब जैसे ही कास्ट सेंसस हो गया, योगी जी ठाकुर के नेता तक सीमित रह गए और मोदी जी एक एक्सटेंडेड तेली समाज के नेता तक सीमित रह गए। एक की आबादी 3.245%, एक की आबादी 2.8%। तो अपील सीमित होने लगी, और ये हर दौर में होता है। कल्याण सिंह योगी जी को आप नहीं समझते कि वो अभी हिंदू को पोलराइज कर रहे हैं? योगी देखिए, हिंदू को पोलराइज कर रहे होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा नहीं दिखती। कल की वोटिंग में जो आपने देखा वो दिखती नहीं, क्योंकि बीजेपी की सीटों पर जितनी कम वोटिंग हुई है, या जहां वोटिंग हुई है वहां से जो खबरें आ रही है कि लोगों ने अपने मुद्दे के आधार पर या अपने कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो वोट डाला है, उसमें हिंदुत्व फैक्टर कहीं दिखा नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करने योगी आदित्यनाथ गए थे, 2 बार गए थे उधर, 2 बार गए वहां। अब बताइए, उस सीट पर जाकर के, जबकि सभी जानते हैं, आप लोगों ने लंबे समय से देखा है, शहाबुद्दीन कभी मुसलमान चेहरे के तौर पर देखे ही नहीं गए। बाहुबल एक अलग चीज है, उसके अलावा जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन है या जो क्राइम के रिकॉर्ड है वो अलग चीज है। उससे आप कोई भी उसे डिसएग्री नहीं कर सकता। कम्युनल फेस के तौर पर नहीं देखा जा सकता उनको। हाँ, वहां क्या था कि वहां एक अपर कास्ट के हीरो के तौर पर देखे गए, खास करके जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो जमीनों पर लोगों के लाल झंडे गाड़ के कब्जा कर रहे थे, उनके खिलाफ शहाबुद्दीन को देखा गया जी। तो वहां पर लोगों को उस चीज का बुरा लगा। नतीजा क्या होगा सीट का वो अलग बात है, क्योंकि वो लड़ाई जेडीयू से है। अगर वहां पर पसमानदा मुसलमानों में से थोड़ा वोट भी जेडीयू को मिल गया तो जीतेगी जेडीयू ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जाने की वजह से जीतेगी, ये नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी की सभाएं कैसे लगाई जा रही है, जहां पर खास तौर पर वैश्य कम्युनिटी के का कैंडिडेट दे दिया है विपक्ष ने, ठीक ठाक संख्या में इस बार दिए हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सभा ये सोचकर लगा रही है कि भाई कम से कम मोदी जी का जो समुदाय है वो इस फोल्ड में बना रहे। बाकी कम्युनिटी जा रही है वेस्ट यूनिटी के नाम पर, तो जाने दो, बनिया यूनिटी के नाम पर,
लेकिन मोदी जी जिस समुदाय से आते हैं उसको बीजेपी के फोल्ड में बनाए रखो, ताकि मार्जिन कम हो, फिर बाकी दूसरे चेहरे के सहारे चुनाव जीतने की, बूथ मैनेजमेंट के सहारे या जो होता है चुनाव में, कोशिश की जाएगी। तो ये एक फर्क आया है जाति गणना के बाद बिहार के समाज में, जिसे सबको समझना होगा। तीसरा एमओआई जो आप कह रहे थे, महिला और युवा वाला, तो महिला तो नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक बना ही दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्लास। वो वोट बैंक इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जो सामंतवादी समाज है हमारा, उत्तर भारत का समाज मोटे तौर पर सामंतवादी समाज है, इसलिए कभी बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ पर महाराष्ट्र या हुआ नहीं। तमिलनाडु की तरह खड़ा नहीं हुआ। किसान आंदोलन हुए, तमाम तरह के आंदोलन हुए, आजादी के दौर से लेकर बाद में जेपी आंदोलन भी हुआ, लेकिन कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अगर बंगाल से जैसे ही आप हिंदी भाषी भारत में आते हैं, आपने होता हुआ नहीं देखा होगा बिहार, यूपी, हरियाणा कहीं भी, कि यहाँ पर कोई ईश्वरचंद विद्यासागर आ गए हों या यहाँ पर कोई आपको ज्योतिबा फूले आ गए हों, कहीं नहीं देखा होगा। अगर बहुत ईमानदारी से कहें तो इसमें तो माना जाएगा कि कांसीराम की कोशिशें ही पहली कोशिश थी। काशीराम ने की थी ये कोशिश, जी काशीराम ने बताया जी। तो यहाँ पर जो समाज था उसमें महिलाओं को एक तरह से घर के कामकाज तक सीमित रखना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार न देना, जो एक सामाजिक प्रथा है, चाहे पर कैपिटा इनकम में हरियाणा कितना भी आगे हो, लेकिन हरियाणा की सामाजिक अवस्थिति को आप उससे अलग नहीं देख सकते, जो दूसरी नहीं देख रूढ़िवादिता है महिलाओं के मुद्दे पर। यही स्थिति बिहार में भी है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। नीतीश कुमार ने खास करके सोसाइटी का जो लोअर स्ट्राटा है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, सामाजिक तौर पर वंचित तबके की कैटेगरी में आता है, उसके वर्ग की महिलाओं को एम्पावर्ड किया, उनको सशक्तिकरण का आभास कराया, उनको डायरेक्ट पैसा मिलने लगा, वो चुनाव जीतने लगी। ठीक है, वो चुनाव जीत रही है तो प्रधानपति या मुखिया पति या पार्षद पति ये 10, 15, 20 साल तक तो चलेगा, लेकिन उसके आगे परिस्थितियां बदल रही है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस मानता हूं मैं कि एक जी। दिन में तो नहीं बदल जाता, लेकिन वो बदल रहा है। तो एक महिला वोट बैंक खड़ा हुआ, यूथ वोट बैंक जो खड़ा हुआ, वो तो स्वाभाविक है कि युवा तो आज ही नहीं, हर दौर में बदलाव का वाहक नौजवान ही होता है, चाहे 42 की क्रांति हो या 77 की, 74 की क्रांति हो, जेपी मूवमेंट हो या अन्ना हजारे के आंदोलन में भागीदारी रही हो, हर दौर में आप देखें कि नौजवानों की भूमिका रही है, तो वो तो हमेशा से है। जी नहीं, लेकिन ये जो जैन जी ने बढ़ा दिया है उस महत्व को। जी जी नहीं, मैं ये समझना जैन जी मत बोला करो, घबराहट होती है आजकल देश में। नहीं, मैं जोक सपाट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जैन है युवा जो इस बार खड़ा हुआ है, वो किसका फायदा नुकसान कर रहा है, वो मोटे तौर पे समझाइए ना मुझे बात। यदि प्रशांत किशोर को फायदा हो रहा है, पहली बात, नहीं हो रहा तो क्या वो एनडीए को फायदा कर रहा है या एनडीए को नुकसान कर रहा है, या तेजस्वी जो एक युवा चेहरा है उसके साथ खड़ा होने का एक संभावना दिखती है। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ जैसे लोग कहते हैं कि वो 90 से 2005 वाला बैगेज, वो बैगेज जब 90 से 2005 के बीच का था, देखिए यहाँ पैराडॉक्सिकल परिस्थिति, विरोधाभासी चीजें कैसे तैयार होती। 90 से 2005 के दौर में जो तबका जंगल राज को मुद्दा बना रहा था, उस कथित जंगल राज को, उस तबके के लोगों को, जो सोसाइटी का अपर कास्ट जिसे कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, उससे आज लालू यादव से बैर नहीं है। उसकी बिरादरी को तो जहां आरजेडी टिकट दे देती है वहां वो चला जाता है आरजेडी को वोट देने। लेकिन जो लोग उस दौर में लालू यादव के साथ थे, जो ईबीसी हम कहते हैं महादलित हम कहते हैं, वो तबका अब आरजेडी से जुड़ना नहीं चाहता, जबकि उसने उस रूप में झेला है या नहीं झेला है, इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उसके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं था, तो वो झेलेगा कैसे। जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य होती है, आर्थिक ताकत होती है, आज के दौर में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की जो अनुचित प्रवृत्तियां होती है उसका शिकार सबसे पहले वही तबका होता है। वंचित समाज के पास किसी का भी जंगल राज अगर कहा जाए, वो कैसे झेल लेगा। तो वो आज वही सबसे ज्यादा जंगल राज की बात करता है कि नहीं राजद के साथ नहीं जाना है। जो लोग कहते हैं ना कि जो हम बैठ करके चाय दुकानों पर नैरेटिव बनाते हैं कि अरे लालू यादव के शासनकाल में ऐसा इतना बुरा हाल था, उनकी बिरादरी को जैसे ही लालू यादव टिकट देते हैं वो वापस उनके साथ वोट डालने चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो ये फैक्टर तो है बना हुआ, खासकर उन तबकों में जिनके लिए लालू यादव ने जिनके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव ने स्वर्ग नहीं दिया तो स्वर तो दिया, वही आज लालू यादव के विरोध में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो आर्थिक ताकत का एहसास कराया, सामाजिक ताकत का एहसास कराया, ईबीसी हो महादलित हो उनको एहसास कराया, उसके बाद उनको अब लगता है कि शायद कि नहीं, ये परिस्थितियां तो पहले नहीं थी। पहले वो लालू यादव के लिए नारा लगाते थे,
अब सीटें रिजर्व हो गई है तो वो लोग वहां पर वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करते हैं। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो अर्जुन सिंह वाला रिजर्वेशन आया वो बिहार में लागू हो गया, उसका फायदा ले रहे हैं। अब कल ही अर्जुन सिंह की जयंती थी, कौन याद कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया, ये सभी याद कर रहे हैं, जबकि उसी लाइन पर राज्य सरकारों ने दिया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक इसी तरह से आप देखें तो 35% महिला रिजर्वेशन के बाद, ठीक है सारे लोग चुनाव नहीं लड़ते, सारे लोग अर्बन या रूरल लोकल बॉडी में पंचायत या नगर निकाय के चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सिपाही भर्ती में 35% महिला रिजर्वेशन, टीचर भर्ती में 35% महिला रिजर्वेशन, इन सारे फैक्टर ने एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनने दी। और आज की तारीख में जो लाभार्थी वाला दौर है, डीबीटी वाला दौर है, जब तक किसी नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि उसको हराना इतना आसान काम अब रह गया है, क्योंकि लोगों को अब सीधा खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। हाँ, कल को चुनाव तो आयोग उसका वजन भी अलग होता है ना, डीबीटी का वजन अलग होता है। जब पैसा आपकी जेब में, आपको एक चीज सर बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में पर मंथ पर कैपिटा इनकम 26,000 रुपए है। वहां 3,000 रुपए शिंदे सरकार ने वो लाडकी बहना योजना या इस तरह की कोई योजना थी, 3,000 रुपए या 4,000 रुपए देने शुरू किए थे। बिहार में 26,000 नहीं है, बिहार में 5400 रुपए है पर कैपिटा इनकम पर मंथ। वहां 10,000 रुपए कितनी बड़ी रकम हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां 26,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं वहां 3,000 असर कर सकता है, लेकिन जहां 5,500 कमाने वाले लोग हैं वहां 10,000 जा रहे हैं, तो उसका आप अंदाजा, उसके महत्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना है। जी, तो अब जहां से हमने बात शुरू की, ये बताइए कि ये प्रशांत किशोर का क्या होगा और क्या असर डालेंगे स्पेसिफिक प्रशांत किशोर, यदि यूथ उनके साथ है, पलायन की आपने बात की, रोजगार की बात की, वो सब है, वो 2-3 साल घूमे भी हैं, बिहार के भी है, स्ट्रेटेजिस्ट भी है, कुछ मिलेगा उनको, नहीं मिलेगा, या वो केवल नुकसान ही करेंगे? देखिए ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जो तबका है वो स्वाभाविक है कि वो तबका पिछले 20, 25, 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर उसी सामाजिक समूह का हिस्सा है जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो डेंट तो करेंगे प्रशांत किशोर, तो बीजेपी को करेंगे। और शहरी सीटों पर बैकआउट किया उन्होंने, पूरी तरह से बैकआउट किया तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी सीटों पर आज मैंने देखा कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की बड़ी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के सीटों को फंसाने में। जैसे सीबीआई के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर आर के मिश्रा, तो दरभंगा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट वैश्य कम्युनिटी से आते हैं और वहां ब्राह्मणों की बड़ी तादाद है, मैथिल ब्राह्मणों की। अब वहां पर मैथिल ब्राह्मण उनकी तरफ झुकते नजर आए हैं, कितनी मात्रा में झुके हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से वहां चुनाव कड़ा है, अगर वो 15,000 10,000 वोट भी काट के ले जाते हैं तो तय मानिए कि चुनाव पलट सकता है। तो ऐसा कई सारी सीटों पर हुआ है। और बिहार में जो 45 अर्बन सीटें हैं, 198 रूरल या सेमी अर्बन और 45 अर्बन, उन 45 अर्बन सीटों में से 43 सीट बीजेपी लड़ती है और उनमें 37 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट ओबीसी होते हैं, जबकि कोई ऐसी शहरी सीट नहीं है जहां पर अपर कास्ट की जनसंख्या 80,000 से कम हो, उनके वोटर्स 80,000 से कम हो, जनसंख्या नहीं सॉरी वोटर्स। तो वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। जी, अब वो जो वोटर है बीजेपी ने उनको वोट बैंक समझ रखा है, उनके अंदर ये फीलिंग है कि उनको वोट बैंक समझ रखा है, जैसे माइनॉरिटी के अंदर ये फीलिंग है कि आरजेडी ने तो वोट बैंक समझ रखा था, और पसमानदा लोगों को लगता है कि ठीक है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी दिया है, कम दिया ज्यादा दिया तो इसीलिए जी। तो ये फीलिंग अपर कास्ट के भीतर थी, और कास्ट फीलिंग लोग ओबीसी को कहते हैं, एबीसी को कहते हैं, और सबसे ज्यादा जातिवाद का आरोप अपर कास्ट के लोग लगाते हैं। लेकिन जैसे ही जाति की राजनीति की बात आती है, सबसे पहले स्विच करने का काम अपर कास्ट के लोग करते हैं। अरे वैसे मैं तो उसको उल्टा समझता हूँ कि अपर कास्ट की वजह से ही तो ये सारा पूरा कास्ट सिस्टम चल रहा है ना। हाँ, निश्चित तौर पे नहीं, आजकल जाति गणना की बात हो या कोई भी बात हो, सबसे पहले उसके विरोध में खड़ा कौन होता है? ये गलत हो रहा है, अपर कास्ट के लोग। अपर कास्ट। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो जिसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अगर उनकी सीट पर उनके अनुकूल कैंडिडेट उस पीएम या उस सीएम कैंडिडेट का नहीं है, तो वो दूसरी तरफ से यदि अनुकूल कैंडिडेट मिला तो उधर वो आसानी से स्विच कर जाते हैं। ये भी देखा जाता है जी। तो मुझे तो सीधा समझाइए ना, प्रशांत किशोर को कितने % वोट मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी आज के
मतलब ये जो वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज की कल की, इसको देखिए, समझे अगर तो एक लाइन में समझे, पूरे बिहार का कल जो वोटिंग हुई है, 11 को जो वोटिंग होगी, दोनों को जोड़ करके प्रशांत किशोर अगर 6% वोट लाते हैं, जो राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता के लिए जरूरी है 6% का आंकड़ा, 6% वोट अगर वो लाते हैं तो बीजेपी 50 तक सिमट सकती है। प्रशांत किशोर अगर 8% वोट लाते हैं तो बीजेपी 40 तक सिमट सकती है। प्रशांत किशोर अगर 10% वोट लाते हैं तो बीजेपी 30 पर भी चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, चिराग पासवान की पार्टी, जो स्वाभाविक है, चिराग पासवान उस सामाजिक समूह से नहीं आते हैं जिसे बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, वो उस सामाजिक समूह से आते हैं जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, टारगेटेड तरीके कंसंट्रेशन से। भी है उसका, जी उनका इलाका कॉन्सेंट्रेटेड है। जी, चिराग पासवान की पार्टी टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की सीटों पर ही लड़ रही थी। थोड़े बहुत 2 4 10 सीटें बीजेपी के खिलाफ भी खड़े कर दिए थे, लेकिन जेडीयू की 115 सीटों पर तो कैंडिडेट थे उनके। 135 सीटों पर चुनाव लड़के अगर पूरे बिहार के आधार पर आंकड़ों को देखें तो उन्होंने 5.5%, 5.6% वोट लाए। और अगर उन 135 सीटों के आंकड़े देखें तो 10.2%, 10.2% वोट उनको मिले। तो 10% का वोट जेडीयू को 43 पर लाके छोड़ दिया 2010 में। सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर के आने के बाद, क्योंकि उन सीटों पर ज्यादा वो असर करते दिखाई दे रहे हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जेडीयू की सीटें तो सारी रूरल है लगभग। नीतीश नहीं कुमार वो अपने तो मुझे, गृह जिले जब नालंदा भी के प्रशांत डिस्ट्रिक्ट किशोर, हेडक्वार्टर की सीट बिहार शरीफ खुद नहीं लड़ते हैं, वो बीजेपी जी, लड़ रही है। और पता है आज चुनाव हुआ है, वो बीजेपी की सीट फंसी हुई है, तो तो इसलिए क्या उनका कुछ असर सीटें वहां भी दिखाई। मिलती हैं उनको, प्रशांत जी को? अब देखिए, प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि 2 से 5 के बीच में सीटें शायद आ सकती है, लेकिन वो क्योंकि बीजेपी का नुकसान ज्यादा करेंगे आपके हिसाब से? हाँ, क्योंकि बीजेपी का जो जो सामाजिक समूह उनसे अट्रैक्ट हो रहा है वो बीजेपी का वोट है। और आपको मैं याद दिला दूं, हम लोग तो बहुत बच्चे थे तब, मतलब इतने होश नहीं थे बहुत, लेकिन अब जो पुरानी आर्काइव वगैरह पढ़ते हैं तो 95 का जो चुनाव था, आप लोगों ने देखा होगा, जब टीएन देखा, सेशन बनाम लालू यादव हुआ था। आपने शायद दौरा भी किया होगा उस दौर में बिहार जी, का चुनाव। मैं वहां था चुनाव में। जी, 4 फेज का चुनाव टीएन सेशन ने लटकाते लटकाते 9 फेज में कर दिया। 9 फेज विधानसभा में। का कार्यकाल खत्म हो गया, राष्ट्रपति शासन 14 दिनों के लिए लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन उस चुनाव में एक पार्टी आई थी, आनंद मोहन की पार्टी। आनंद मोहन। वो जमाना 90 के दशक में बाहुबलियों के ग्लैमर का था, तो आनंद मोहन की पार्टी से अपर कास्ट बाहुबली जुड़े। तब वो बाहुबलियों के ग्लैमर का था, 1.5 GB डेटा वाला जमाना नहीं था कि नौजवान सुबह से शाम तक 1.5 GB डेटा मोबाइल का कैसे खर्च हो, उसके इस्तेमाल में अपना वक्त लगाए। उस जमाने में आनंद मोहन ने इतना आर पार की लड़ाई किया कि भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी, कांग्रेस सब बिखर गई। सब और सब महज 27% वोट लाकर लालू प्रसाद यादव ने बिहार झारखंड की जो यूनाइट विधानसभा थी, यूनाइटेड असेंबली, 324 की असेंबली में स्पष्ट बहुमत जनता दल था, तब राजद नहीं था, महज 27% वोटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। इतना आर पार की लड़ाई उन्होंने किया, सबका भट्टा बैठ गया। जो कहते हैं लोग कि लालू यादव ने अपने बूते चुनाव जीता, एकमात्र चुनाव 95 का, वो महज 27% वोटों के साथ जीता था। लेकिन आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा में खासकर ठीक ठाक तबके में पहुंच गई। अब क्या है, आर पार की लड़ाई तो ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके मुद्दों का असर ज्यादा है। आनंद मोहन को पूरे बिहार में एक सीट मिली थी 324 में, लेकिन पूरे बिहार में लालू यादव के पक्ष में माहौल बन गया था। अभी क्या दिख रहा है कि 1.5 GB डेटा वाले दौर में, ये बाहुबलियों का जमाना नहीं है, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है, टीएन सेशन जैसे अधिकारी नहीं है चुनाव आयोग में। अब जो दौर है, इस दौर में प्रशांत किशोर, जो 1.5 GB डेटा खर्च करने वाले लोग हैं, उनके बीच में मुद्दों के आधार पर और पलायन वगैरह को मुद्दा बना के वो पहुंच रहे हैं। और जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें उनकी बातें अच्छी लग रही है। और पलायन सबसे ज्यादा अपर कास्ट में है, जनरल कैटेगरी के लोगों में सबसे ज्यादा पलायन है, या तो जनरल कैटेगरी में है या SC ST में है, जो मजदूरी करने जाते हैं या जो सॉफ्टवेयर मजदूरी करने जाते हैं, बिल्कुल। उन्हीं में है। तो उनको ये बातें अच्छी लग रही है, तो उनको जब ये बातें अच्छी लग रही है तो स्वाभाविक है कि वो बीजेपी के वोटर है, वो बीजेपी के वोटर है सर, और बीजेपी के वोट बैंक को उससे नुकसान पहुंच रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के लिए विलन साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर। अब एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूं जो बीजेपी से जुड़ा हुआ ही है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, और बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। क्या आपको लगता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को
एलानिया तौर पे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, घोषित नहीं किया है सीएम कैंडिडेट, इसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और ये शायद उसे देर से समझ आई बात। जी, बिल्कुल सही बात है। दरअसल हुआ क्या है कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाने के बाद लोगों को, खासकर बैकवर्ड क्लासेज को, ये लगने लगा कि जैसे केशव मौर्य का चेहरा दिखाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को थोप दिया गया, यहां भी अगड़े वर्ग का मुख्यमंत्री तो बीजेपी नहीं बिठा देगी। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी की पूरी स्टेट लीडरशिप को तेजस्वी यादव से भी नीचे खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव को तो मान लीजिए उनके पिताजी की वजह से जो मुकदमे उन पर लग गए, उनके कार्यकाल की वजह से वही है, उसका बाकी उन पर वो कुछ है नहीं। बैगेज है। वो बैगेज है, हाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम होने का एक बैगेज है। लेकिन सम्राट चौधरी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उसके बाद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट यानी दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, दोनों कटघरे में आ गए। इसके साथ साथ आप देखिए तो मंगल पांडे, हेल्थ मिनिस्टर, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जनता के बीच में जो मैसेज गया, जो बिहारी टोन में कहते हैं लोग ना, नीतीशे ठीक है, मतलब इन सब से तो नीतीश कुमार ही ठीक है, चाहे सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो या तेजस्वी यादव हो। इस मैसेज के बीच में अगर आप, ये मैसेज जाता है, इसके साथ साथ पैरेलली ये चलता है मैसेज कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने में बीजेपी खेल कर सकती है। महाराष्ट्र में किया है कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में किया है शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लेकिन नेतृत्व में चुनाव होना और नया सीएम आना, दोनों दो चीजें। इसने बीजेपी के वोटर्स के, बीजेपी की सीटों पर जेडीयू के वोटर्स को, और दूसरी बात की जो चिराग मॉडल हुआ 2020 में, जब जेडीयू की सीटों पर नारा लग रहा था भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, उस नारे ने अब लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, भाजपा लोजपा की सीटों पर जो दिख रहा है उसका भी कुछ असर हो सकता है। देखिए फाइनल नतीजा क्या होता है। अरे लेकिन आप सारा गड़बड़ कर रहे हैं, आपने मेरा दिमाग का दही बना दिया। अभी अभी मैंने अमित शाह जी को सुना, नड्डा साहब को भी सुना, उनका 160 से कम सीटें नहीं आएंगी एनडीए की। नहीं तो 2025 में भी तो अमित शाह जी 185 प्लस कह रहे थे। 2015 में, सॉरी 2015 में आई थी कितनी, 58, 1/4 से भी कम सीटें। तो टारगेट देखिए लंबे लंबे बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं। एक ही टारगेट मैंने पूरा होते हुए देखा है, 400 पार लोकसभा में नहीं हुआ, एक ही टारगेट पूरा होते हुए देखा है हम लोगों ने, और वो टारगेट है आपका गुजरात में नरेंद्र की लकीर से आगे भूपेंद्र जाएंगे, और वो हाँ। माधव सिंह सोलंकी से भी आगे नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र, नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी। तो वहां पर देखा गया। लेकिन अच्छा है, देखते हैं। अभी तो सेकंड फेज का होना है, और इस बीच में क्या बीजेपी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करती है अपनी, या और राजनीतिक दल, क्योंकि इसको देखेंगे ही सब लोग, स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है, इसका क्या मायने है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छा है कि फर्स्ट फेज के हिसाब से अभी नीतीश कुमार को बना तो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की नहीं बना रहे हैं। देखिए अभी तो बिहार में जितने लोगों से बात हो रही है सभी कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो जेडीयू बन के आ रही है। असल लड़ाई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के लिए है, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा जो भी फील्ड में घूम रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। है क्या सर कि दरअसल जो जेडीयू वाली सीटें हैं वहां कल तो सीट वाइज डेटा कल तक आ जाएगा फाइनल वोटिंग का, या आज शाम तक ही आ जाए। उसमें आप देखिएगा कि जेडीयू वाली सीटों पर महिला वोटर आमतौर पर 8, 10, 12% ज्यादा पोलिंग दिखाई देगी। वो तो दिख रहा है। पटना शहर की चारों सीटें भाजपा की है। आज लालू यादव के प्रचंड समर्थन के दौर में भी पटना की सीटें भाजपा की थी। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव सब वहीं से जीतते थे जी। आज के क्या है 40%, 39%, 42% इस तरह से पोलिंग है। ऊपर से कायस्थ समुदाय ही हिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि उनके टिकट काट दिए गए। तो जो स्थिति, जो शहरों में कायस्थ मतलब बीजेपी का एटीएम, यूपी में भाजपा को बुरे दौर में लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, ये सब सीटें जो बची हुई थी, जब 8-10 लोकसभा सीटें मिलती थी, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर वगैरह, मेरठ वगैरह, उसमें माना जाता था कि चलो भाई 2 लाख वोट तो कहीं नहीं जा रहे हैं, जो कायस्थों के वोट हैं वो 2 लाख वोट, 1.5 लाख वोट तो आ ही जा रहे हैं। और वो समुदाय माना जाता था कि बीजेपी का कोर वोटर है। डेविएशन प्रशांत किशोर ने जब उसमें पैदा कर दिया, ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक हो, बहुत छोटा वोट बैंक है, शहरों तक सीमित है, लेकिन जब डेविएशन वहां हो गया तो एक इंडिकेटर है कि फिर दूसरे समुदायों की क्या स्थिति होगी, वो भी जहां कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर होती है उस स्टेट में। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से आपने इसको बहुत बारीकी से और गहराई से समझाया है हम लोगों को।
इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात करेंगे जब सेकंड फेज का चुनाव हो जाए, हम फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है सेकंड फेज के बाद, कैसे नतीजा निकलेगा। आप अपना ख्याल रखिए और ये गहराई से जो काम कर रहे हैं ना, इसको करते रहिए, अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अभिषेक की तरह से गहरी और बारीक नजर रखिए। प्रणाम, शुक्रिया।